नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है यूके पीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। एसआईटी ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एई और जेई परीक्षा में धांधली को लेकर केस दर्ज किया गया है। हरिद्वार के कनखल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सीएम धामी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यूके पीएससी मामले की जांच एसआईटी कर रही है और 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूके पीएससी पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी कर रही है और फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार के कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई में एसआईटी जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं, कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है हरिद्वार के कनखल थाने में और एसआईटी आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एई और जेई परीक्षा में धांधली को लेकर के ये मुकदमा दर्ज किया गया है। यूके पीएससी के पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी कर रही है और फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक एसआईटी ने 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस एसआईटी की टीम जुटी हुई है। परीक्षा को लेकर कुछ शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा इसमें विस्तृत जांच के आदेश दिए गए थे। इसकी जांच जो है एसआईटी हरिद्वार द्वारा की जा रही थी। प्रथम दृष्टया इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य है जो इस परीक्षा में कहीं ना कहीं चूक की ओर इंगित कर रहे थे, जिससे शासन को तत्काल अवगत कराया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके क्रम में आज थाना कनखल पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूके पीएससी पेपर लीक मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में पेपर लीक नासूर बन चुका है, इसे खत्म किए बिना वो चैन से नहीं बैठेंगे। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य को लेकर हमारी पहले दिन से ही इसमें हमारा मंशा, हमारा कार्य सभी स्पष्ट है कि कोई भी गड़बड़ी किसी भी परीक्षा में पाई जाएगी और जो पुराना ये कैंसर लगा हुआ है, ये नासूर बना हुआ है, जब तक इसकी पूरी सफाई नहीं हो जाती तब तक हमने कहा है कि हम इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। और पिछले दिनों इसी क्रम में जेई और एई की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उस पर भी जो है कुछ शिकायतें मिली और हमने प्रारंभिक उसमें जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में और इसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है और हमने कहा है कि इस पर जो पहले से हमारा स्टैंड है, सख्त कार्रवाई हो, इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य को लेकर हमारी पहले दिन से ही इसमें हमारा मंशा, हमारा कार्य सभी स्पष्ट है कि कोई भी गड़बड़ी किसी भी परीक्षा में पाई जाएगी। इस खबर पर बातचीत करने के लिए संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। संजय, क्या शिकायतें मिली थी जेई और एई की परीक्षा को लेकर के जिसके आधार पर जांच कराई गई और 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है? देखिए कुंदन, निश्चित तौर पर यूके पीएससी मामले में लगातार जांच जारी है। हालांकि इसमें एसआईटी पूरे मामले को गहनता से जांच कर रही है और अभी तक इस पूरे प्रकरण की बात की जाए तो पूरे मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर लगातार अब जो धामी सरकार है वो गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि एक बार फिर बड़ी तादाद में यानी 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हरिद्वार के कनखल थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें एक नेता भी शामिल है। तो कहा जा सकता है इस पूरे प्रकरण को लेकर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, एसआईटी की टीम है, वो लगातार जांच कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि जिन लोगों ने प्रश्न पत्र खरीदे थे, यानी करीब 31 अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र खरीदे थे, वो भी कहीं ना कहीं एसआईटी की रडार पर है। हालांकि पहले जो मुख्य आरोपी है इसमें जो गोपनीय अधिकारी थे, उनकी पत्नी थी, वो पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं और जितने भी लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल है उन सभी से पूछताछ की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी कर उनको भी जल्द जेल भेजा जाएगा। कुंदन,
मुख्यमंत्री का बयान ये बताता है संजय कि मुख्यमंत्री जो हैं पेपर लीक मामलों से आजिज आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि नासूर है, ये कैंसर बन गया है उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए। तो क्या ये प्रतिबद्धता, ये बयान दिखाता है कि आगे जो भी हो सकता है सरकार वो करेगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और आगे के एग्जाम में फुल प्रूफ व्यवस्था की जाएगी? देखिए कुछ में निश्चित तौर पर भावी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आरोपी जो भी है वो बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी भी नेता से जुड़ा हुआ हो या कोई अधिकारी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारी कर लोगों को जेल भेजा जा रहा है, हालांकि इससे पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष है वो पूरी तरह सरकार पर हमलावर है। इसी के बाद लगातार मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आ रहा है कि पहले ही यूके 888 धांधली थी, उसको लेकर भी लगातार सफेद पोस्ट नेता भी जो सामने आ रहे थे उनको भी जेल भेजा गया है और जो भी इसमें अधिकारी है वो भी लगातार उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और अब ताजा मामला जिस तरह से पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर सामने आ रहा है, इसमें भी लगातार जांच की जा रही है। हालांकि धामी सरकार में किसी भी तरह का जो अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। संजय, रोक रहा हूं मैं आपको, सीधे जम्मू लिए चलते हैं दर्शकों को। वहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। यही नहीं मित्रों, अगर अब तक का भी आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी, मैं उसमें उपलब्धियों पे तो बाद में आऊंगा। मध्यम वर्ग के लिए मुझे याद है पिछली बार भी जब मैं जम्मू भी आया और उससे पहले कुछ राज्यों में और गया तो ये चर्चा आती थी कि मध्यम वर्ग के लिए क्या इनकम टैक्स में राहत कब दोगे। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 7 लाख रुपए तक आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं या आज के भी हमारे जो बाकी व्यापारी, आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। जो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 33,800 रुपये देने पड़ते थे, और इसी तरह से अगर आप देखो तो 9 लाख पर पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से आपको 62,400 देने पड़ते थे, नई के हिसाब से 45,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, यानी कि 5% आपको केवल टैक्स लगेगा। और अगर आप 15 लाख रुपए तक की आय आपकी है तो आपको 45,000 रुपये का फायदा इस पे होगा। अब आपको केवल 1.5 लाख रुपया ही इस पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 10% ही आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। ये अपने आप में जहां एक और लोगों की बचत की ओर भी आपको लेके जा रहा है, वहीं पर देश में पिछले 2-3 सालों में अगर आपने देखा, 2 सालों में कोविड के समय जहां एक और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी लगातार जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी, कभी 1 लाख करोड़ पे भी नहीं होता था तो अब 1,60,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 1,48,000 करोड़ इस तरह की कलेक्शन आती है। तो वहीं पर डायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम इनकम टैक्स बात हम सब लोग पे करते हैं, वो भी कॉरपोरेशन टैक्स, उसमें भी वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर देश के टैक्स पेयर को भी ये लगा कि जो टैक्स का पैसा वो देता है, मोदी सरकार उसको गरीबों के कल्याण पर, देश के विकास पर खर्च करती है। और इसीलिए टैक्स में राहत भी दी गई कि मध्यम वर्ग को इसमें राहत भी मिले, गरीबों को, लोअर इनकम ग्रुप को भी इसमें लाभ मिल सके। इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेसिंग टाइम 93 दिन से कम करके अब मात्र 16 दिन रह गया। आपने देखा तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बजट की खूबियां वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। फिलहाल जोशीमठ की खबर का रुख करते हैं। जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज दिल्ली में होगी एनडीएमए की बैठक। एनडीएमए जल्द जारी कर सकता है दिशा निर्देश। भूधसाव पर आई रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। प्रभावितों के पुनर्वास की योजना पर भी मुहर लग सकती है। जोशीमठ का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक भी इस बैठक में शामिल होंगे। समाधान को लेकर एनडीएमए की यह अहम बैठक जो है वो दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक में वर्चुअली प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा के अलावा जोशीमठ का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जोशीमठ भूधसाव के कारणों निवारण को लेकर एनडीएमए ने बैठक बुलाई है, जिसमें सभी संस्थानों के प्रतिनिधि वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को बनाए गए 3 विकल्पों पर अहम चर्चा हो सकती है। वहीं जोशीमठ भूधसाव पर आई रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है। उधर राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस महीने के आखिर तक जोशीमठ पर वैज्ञानिकों की विस्तृत रिपोर्ट एनडीएमए के माध्यम से राज्य को मिल सकती है।
पुष्कर सिंह नेगी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। पुष्कर, एनडीएमए की बैठक होने वाली है, तमाम विभाग और वैज्ञानिक भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। क्या चर्चा होगी, क्या एजेंडा है, क्या आज उम्मीद कर रहे हैं वहां के लोग, जोशीमठ के लोग, कि कोई बड़ा ऐलान होगा? देखिए कुंदन, आपने सही कहा कि जोशीमठ के जो लोग आज आस लगाए हुए बैठे हैं कि आज जो मीटिंग जो है दिल्ली में होनी है, क्योंकि 1 महीने से ऊपर का समय जो है जोशीमठ को भूदशा को लेकर बीत चुका है। हालांकि आज का 4 फरवरी का दिन जो है वो जोशीमठ वालों के लिए कुछ सौगातें लेकर भी आएगा, क्योंकि पुनर्वास को लेकर जो है जिस तरह से विपक्ष भी हमेशा से हावी रहा है कि जोशीमठ को अभी तक यहाँ पे पुनर्वास नहीं मिल पाया, लेकिन आज जो है दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें जो है तमाम सारे जो 8 की 8 जो संस्थाएं जो है जोशीमठ में जो इस तरह निरीक्षण करने आई थी, उनका यहाँ पे निरीक्षण होकर जो है अपनी रिपोर्ट जो है धरातल पे लेके वो दिल्ली जो डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें थी वहाँ पे आज मीटिंग होगी। हो सकता है कि आज शाम तक जो रिपोर्ट आएगी, जोशीमठ का पुनर्वास के लिए जिस तरह से विस्थापन के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है उसको धरातल पे लाने को की कोशिश की जाएगी। हालांकि वो कब तक कोशिश होगी कुंदन, क्योंकि 1 महीने का जब समय लग जाता है और उसके बाद जो है जब मीटिंगों का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि 8 टीमें, चाहे आप वाडिया इंस्टीट्यूट की आप बात कर लीजिए, IIT रुड़की की आप बात कर लीजिए, या CBRI की टीमें की आप बात करते, धरातल पे यहाँ पे आई थी, सबने निरीक्षण किया और अपनी जो रिपोर्ट है वो आज जो है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट को सौंपेगी। और एक मीटिंग भी है। मीटिंग इसमें इस तरह से है कि विपक्ष जो है लगातार जो है हमलावर था कि जोशीमठ का पुनर्वास कब होगा, इसको लेकर हो सकता है कि जोशीमठ वासियों को आज एक सौगात मिल सकती है कि जोशीमठ का। पुष्कर, इन 8 वैज्ञानिकों की टीमों ने क्या जानकारी हासिल की है? कुछ पता चल पाया क्या कि इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें इस भूधसाव के पीछे की वजह क्या है और कैसे इस भूधसाव को रोका जा सकता है भविष्य में, और जो हालात जैसे हैं वो वैसे के वैसे हो जाएं, स्थिर हो जाए, कम से कम यहाँ से जमीन धंसनी बंद हो जाए? इसके लिए जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें क्या कुछ कहा गया, कुछ पता चल पाया है क्या? देखिए कुंदन, अभी हमारी इस रिपोर्ट में जो धसाव हो रहा है या जो जिस तरह से जो वैज्ञानिक यहाँ से गए जल्दबाजी हुआ कुछ कहना, क्योंकि आज जो है बैठक होगी, बैठक के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह की जो यहाँ पे जो क्योंकि अब पूर्ण तरह जो पानी यहाँ पे निकल रहा था वो भी पानी जो है सूख गया है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी रिपोर्ट यहाँ पे जो सरकार के समक्ष विभाग रखेगा या जो वैज्ञानिक यहाँ पे पहुंचे हुए थे कि इन कारणों का पता चलाया जाए कि किन कारणों से यहाँ पे भूधसा हो रहा था। हालांकि कुंदन, अभी तक जो जिस तरह की जो रिपोर्टें सामने आई कि सबने जो है जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने NTPC को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अभी तक वो रिपोर्टों का खुलासा जो हो नहीं पाया। चाहे आप CRBI की टीम की आप बात कर लीजिए, खुल के सामने नहीं आई है, वाडिया इंस्टीट्यूट की आप बात कीजिए, खुल के सामने नहीं आई है, और आपका आपदा प्रबंधन सचिव के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि अभी तक इसको जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। लेकिन जिस तरह से पानी का जो रिसाव हो रहा था या पानी का जिस तरह से जो भूधसाव से जो बड़ी बड़ी दरारें जो है मकानों में आ गई थी, इसको लेकर आज अहम बैठक दिल्ली में होगी। और दिल्ली में होने के बाद जो है इसका जो है सीधा सीधा जोशीमठ को क्या प्रभाव, क्या असर पड़ेगा या किस तरह इसका पुनर्वास किया गया, वो आज सबकी निगाहें जो है दिल्ली मीटिंग पे टिकी हुई है। कुंदन, शुक्रिया पुष्कर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। दिल्ली में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, एनडीएमए की बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। जो 8 वैज्ञानिकों की टीमों ने जांच पड़ताल की है, उनके नतीजे क्या निकले हैं, किस निष्कर्ष पर ये टीमें पहुंची हैं, ये भी उम्मीद की जा रही है कि पता चलेगा आज की बैठक के बाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने 5004 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। उत्तराखंड को कई राज्यों के मुकाबले ज्यादा बजट मिला है। देहरादून और हरिद्वार स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। 9 छोटे बड़े स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया जाएगा। रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून और हरिद्वार जहां पर लाखों की तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं, वहां का विकास किया जाएगा। 9 छोटे बड़े स्टेशनों को भी पुनर्विकसित किया जाएगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं से रेलवे स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। 5000 करोड़ से ज्यादा का बजट स्वीकृत किया गया है उत्तराखंड की परियोजनाओं के लिए। उत्तराखंड के रेलवे के परियोजनाओं के लिए 5000 करोड़ का बजट तय किया गया है केंद्रीय बजट में। इससे उम्मीद की जा रही है कि रेलवे का विकास और विस्तार उत्तराखंड में हो पाएगा। 2 जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं उत्तराखंड के, हरिद्वार और देहरादून, वहां वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। हितेश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़ रहे हैं। हितेश, 5000 करोड़ से ज्यादा की सौगात उत्तराखंड के रेलवे को मिली है, लेकिन इन 5000 करोड़ का इस्तेमाल किन किन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा? रेलवे के विस्तार और विकास के लिए कैसे इसका इस्तेमाल होगा?
जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से जो उत्तराखंड में जो रेलवे को इंतजार था कि कहीं ना कहीं इनका पुनर्विकास होना चाहिए, इनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, तो वही जिस तरीके से बजट देखने को मिला है 5,004 करोड़ का जो बजट उत्तराखंड में रेलवे के विकास के लिए मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं 7 से 8 ऐसे स्टेशन है जिनको अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। चाहे वो हम विंडो की बात करें, टिकटिंग की बात करें या फिर रेलवे लाइन की बात करें, दोहरीकरण की बात करें, क्योंकि करण प्रयाग जो रेल मार्ग है उसका काम भी अब तेजी से चलेगा। उसके जो रिजल्ट है, जो उसके परिणाम है, वो भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से देहरादून की अगर हम बात करें या हरिद्वार की बात करें, इन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम अब यहाँ पर जोरों शोरों से शुरू किया जाएगा। जिस लिहाज से यह बजट उत्तराखंड को मिला है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से भी यह बेहतर साबित होगा। जी, तो 5,000 करोड़ के बजट का इस्तेमाल रेलवे के विकास और विस्तार के लिए किया जाएगा। हितेश बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो देहरादून में मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी भी की जा रही है। देहरादून नगर निगम 129 मलिन बस्तियों से वसूलेगा टैक्स। करीब 40,000 मकानों से हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी है। हाउस टैक्स से नगर निगम को होगा 4 करोड़ का फायदा। ऑनलाइन और मैनुअल टैक्स जमा करने की व्यवस्था की जा रही है। तो देहरादून नगर निगम जो है मलिन बस्तियों से भी टैक्स वसूली की तैयारी में है। दरअसल 129 मलिन बस्तियां हैं देहरादून नगर निगम क्षेत्र में और वहां से टैक्स की वसूली की जाएगी मैनुअली, यानी कि नगर निगम के अधिकारी जाकर के या फिर कहीं पर सेंटर बनाया जाएगा जहां पर आप टैक्स जमा करेंगे या ऑनलाइन टैक्स जमा करेंगे। बताया जा रहा है कि नगर निगम को इससे 4 करोड़ रुपए का फायदा होगा, टैक्स की वसूली होगी, जिसका इस्तेमाल देहरादून के विकास के लिए किया जा सकेगा। हितेश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़े हुए हैं। हितेश, ये क्या तैयारी और किस आधार पर टैक्स वसूलेगा नगर निगम मलिन बस्तियों से? जब देखिए नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई थी और पिछले कई सालों से तैयारी में था नगर निगम की कैसे मलिन बस्तियों से टैक्स वसूला जाए, तो उसी के लिहाज से करोड़ों रुपए का फायदा यहाँ पर नगर निगम को होने वाला है। लेकिन लगातार विपक्ष सरकारों पर हावी है, हमलावर है। मलिन बस्तियों को लेकर कांग्रेस ने हमला कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जिन बस्तियों पर, जिन मकानों पर उन लोगों का मालिकाना हक की नहीं है, उससे कैसे कर वसूला जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जिस तरीके से नगर निगम की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया है और मेयर सुनील उनियाल गामा ने साफ तौर पर कहा है कि बहुत जल्द 2 माह में इस कर को वसूला जाए, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए चिंताजनक विषय हो गए हैं, क्योंकि अधिकारियों के लिए भी चिंताजनक है और मेयर के लिए भी, क्योंकि 2 माह का भी समय बचा हुआ है और 2 माह में इनको ये टारगेट पूरा करना है। लेकिन वही दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसमें 40,000 ऐसे परिवार है जिनसे कर वसूला जाएगा और करोड़ों रुपए का मुनाफा इसमें नगर निगम को होने वाला है। जी, तो करोड़ों रुपए का मुनाफा यानी कि टैक्स के तौर पर नगर निगम को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल नगर निगम देहरादून के विकास के लिए ही करेगा। हितेश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि इस फैसले का विरोध हालांकि हो रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। शुक्रिया हितेश इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी समूह लगातार विपक्ष के निशाने पर है। अडानी समूह के खिलाफ जांच करने की मांग को लेकर 6 फरवरी को कांग्रेस उत्तराखंड में भी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता एलआईसी और सरकारी बैंकों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान अडानी ग्रुप के सार्वजनिक राशि, खातों में घोटाले और गड़बड़ी की जांच करवाने की मांग की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, एलआईसी और सरकारी बैंकों के शेयरों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आई गिरावट बेहद गंभीर है। ये गरीबों के पैसे लुटवाए गए हैं। मोदी सरकार लगातार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। केवल बात ही करते हैं और केवल मुख्यमंत्री की कमांड में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। अरे हाकम सिंह का क्या हुआ? भर्ती घोटाले का क्या हुआ? पेपर लीक मामले में क्या हुआ? सबकी जमानत हो रही है। पहले पकड़ते हैं दिखाने के लिए, उसके बाद ये जमानत कराने जाते हैं। इनका तो ये डर रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का हाथ है। सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में भर्ती घोटाला हुआ है और उन्हीं के संरक्षण में ये पेपर लीक घोटाला भी हुआ है। ये हमारा आरोप है और ये आरोप सच्चा इसलिए साबित होता है कि हम बार बार मांग कर रहे हैं कि आप हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच करावें। क्यों नहीं आप जांच कराते? जमानतें हो रही हैं एक के बाद एक, लोग छूट रहे हैं। इतना बड़ा अपराधी हाकम सिंह मास्टरमाइंड, हाकम सिंह मास्टरमाइंड। बीजेपी के लोग नारे लगा रहे हाकम सिंह। अरे हाकम सिंह का हाकिम तो तुम्हारी पार्टी में सबसे बड़े पदों में रहा है, क्यों नहीं उसका खुलासा होना देते? ये सब मिली जुली कुश्ती है।
और हरिद्वार में नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नशा कारोबारियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। स्ट्रीट शीटर सत्तार समेत 7 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। सभी आरोपियों की 2.36 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस की कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार में नशे का काला कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसके खिलाफ शिकंजा भी कसा है। इस कारोबार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने स्ट्रीट शीटर सत्तार सहित 7 आरोपियों की 2.36 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। साथ ही ऐसे ही अन्य आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है, जिनके खिलाफ भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। अर्जित कर रहे थे उन पे कार्रवाई करते हुए हमने 7 ऐसे नशा तस्करों को चिन्हित किया, माफियाओं को जो लगातार निरंतर इसमें लिप्त थे, और उनकी 2 करोड़ 60 लाख की चल और चल संपत्ति को इसमें जो है निरुद्ध करते हुए रिपोर्ट हमने सक्षम अथॉरिटी दिल्ली को प्रेषित कर दी है। इस पूरी कार्रवाई से जैसे नशे में लिप्त हैं जो तस्कर, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने से जो है आगे भी भविष्य में इस तरह के जो अपराधों में लिप्त हो रहे हैं उन पर अंकुश लगेगा। साथ ही साथ ऐसे अपराधी जो इससे अवैध संपत्ति को अर्जित करके इसको पेशे के रूप में ले रहे हैं, उनको भी एक मैसेज जाएगा। तो ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। ऐसे बहुत लोग को भी और भी हरिद्वार पुलिस चिन्हित कर रही है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर राजधानी देहरादून में वायु प्रदूषण से स्थिति बिगड़ रही है, जिसकी वजह से पर्यावरण को बचाने की मुहिम के तहत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 31 मार्च 2023 के बाद से 10 साल पुराने हो चुके ऑटो विक्रम को सड़कों से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं बाकी बचे सभी डीजल वाले ऑटो विक्रम 31 दिसंबर 2023 से बंद कर दिए जाएंगे। आरटीओ संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। 10 साल से पुराने डीजल विक्रम बंद होंगे और सीएनजी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाले विक्रम शहर में दौड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पॉल्यूशन को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से हम लोगों ने देहरादून शहर में जो विक्रम चल रहे हैं उनको रिप्लेस करने की बात हो रही है। उनके पास ऑप्शन है कि वो नई गाड़ी BS6 ले आए या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए या CNG वाली गाड़ी ले आए। इसके लिए उनको टाइम दिया गया है। अगर कोई विक्रम 10 साल से पुरानी है तो उसके लिए 31 मार्च 2023 का टाइम दे रखा गया है, और जो नई विक्रम है जो 10 साल से कम